दोस्तों, अब आप सबका स्वागत है आज इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम अनुच्छेद 54 तक पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था सबसे पहले 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 पढ़ा था संघ व कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ व कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कौन सा मंडल? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात करता है। तो हम ये तीन अनुच्छेद एक साथ पढ़ चुके थे। कितने अनुच्छेद पढ़े थे? 3 अनुच्छेद हमने एक साथ पढ़े थे। तो 3 अनुच्छेद हमने एक साथ पढ़े थे। अब 3 के बाद में हम आते हैं 54 के बाद आता है अनुच्छेद 55। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों में से ये एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति आपके लिए इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आपके कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल राष्ट्रपति में से आएंगे और इस बार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का और एक महत्वपूर्ण कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव अभी के अभी है। तो और अनुच्छेद 55 भी आपके किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। राष्ट्रपति का चुनाव किसकी बात करती है? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमण मत पद्धति को अपनाया जाता है। एकल संक्रमण मत पद्धति को अपनाया जाता है। एकल संक्रमण मत पद्धति को एक राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। कौन से मतदान के माध्यम से किया जाता है? गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। अब आ जाता है चलो 55 के अंदर राष्ट्रपति का जो चुनाव है, पूरी की पूरी एक एक बात मैं इसके बारे में बता दूंगा। इसे समझने से पहले आपको भारत में प्रचलित चुनाव प्रणाली को समझना होगा। भारत में प्रचलित चुनाव पद्धति। कौन सी पद्धति? चुनाव पद्धति। तो भारत में कितने प्रकार की चुनाव पद्धति है? भारत में 2 प्रकार की चुनाव पद्धति प्रचलित है। एक जिसमें आप वोट देते हो, एक जिसमें आपके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा वोट दिया जाता है। एक जिसमें आप वोट देते हो उसे कहते हैं अग्रताही विजेता। भारत में कितनी चुनाव प्रणाली प्रचलित है? भारत में 2 चुनाव प्रणाली प्रचलित है। एक है अग्रताही विजेता, एक है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दूसरी कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत में कितनी चुनाव प्रणाली प्रचलित है? भारत में 2 चुनाव प्रणाली प्रचलित है। एक है अग्रताही विजेता, दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो सबसे पहले देख लो अग्रताही विजेता में क्या होता है। जो आपने आसपास में देखा होगा, सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला विजय होता है। क्या? बहुमत प्राप्त करने वाला अर्थात सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता हो। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता होता है।
है। इस पद्धति से चुनाव कौन कौन से होते हैं? इस पद्धति से जो चुनाव होता है लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के चुनाव, स्थानीय चुनाव, इस पद्धति से चुनाव होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसदों का चुनाव है, जो विधायकों का चुनाव है, जिसमें आप जाते हो, वोट देते हो और वोट देने पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। वो कौन सी पद्धति है? वो अग्रता ही विजेता पद्धति है, जिसमें बहुमत प्राप्त करने वाला अर्थात सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता होता है। जिसमें जिसको सर्वाधिक मत मिलता है वो व्यक्ति ही विजेता होता है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव अग्रता ही विजेता पद्धति के द्वारा होता है। तो अग्रता ही विजेता पद्धति के द्वारा होता है। आई बात समझ में? इसे बहुलतम प्रणाली कहते हैं। इसे कौन सी प्रणाली कहते हैं? इसे बहुलतम प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अग्रता ही विजेता को कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है? बहुलतम प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है? इसे बहुलतम प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। बहुलतम प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। प्रणाली के नाम से भी जाना, प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसे प्रत्यक्ष प्रणाली भी कह सकते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कैसा होता है? इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी होती है। जनता के द्वारा चाहे, इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है। इसमें बहुमत प्राप्त करता अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बहुमत प्राप्त करता, बहुमत प्राप्त करता विजेता होता है। विजेता होता है। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। एक तरीके से ये तो बहुमत प्राप्त करता विजेता होता है। और इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग, इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किनके चुनाव के लिए होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। एक एकल संक्रमण प्रतिनिधित्व प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, के चुनाव के लिए प्रयोग में ली जाती, के लिए प्रयोग में ली जाती। इसमें जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती। इसमें जनता के द्वारा चयन किए गए सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। इसका मीनिंग है जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती है। तो भारत में प्रचलित जो चुनाव पद्धति या चुनाव विधि है वो दो प्रकार के, अग्रता ही विजेता अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें बहुमत प्राप्त करता विजेता होता है। वरीयता क्रम के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमण प्रतिनिधित्व प्रणाली में गुप्त मतदान के आधार पर चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जबकि अग्रता ही विजेता प्रणाली का, जिसे बहुमत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रणाली का प्रयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए किया जाता है, जिसमें जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। और हम अभी पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव। किसका चुनाव पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 55 के तहत। किसके तहत?
अनुच्छेद 55 के तहत। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली या एकल संक्रमण आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दोनों आगे से बोलो या पीछे से बोलो, इसका जो नाम है वो इसी तरीके से है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। तो अब पढ़ो आप अनुच्छेद 55। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा अनुच्छेद 55 में मैंने कहा कौन सी प्रणाली का प्रयोग होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग कहाँ पे होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पे आता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव पद्धति कौन सी? आनुपातिक, आनुपातिक, आनुपातिक संक्रमण, आनुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति, आनुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा आनुपातिक संक्रमण, आनुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग होता है। आनुपातिक संक्रमण मत पद्धति का एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग होता है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में इस पद्धति का प्रयोग होता है। आनुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग होता है। इसी पद्धति का प्रयोग करने का सबसे मूल कारण है, अगर कोई पूछे इस पद्धति का प्रयोग करने का कारण क्या है, इस पद्धति का प्रयोग करने का ये कारण है कि ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। यह प्रणाली इसका प्रयोग करने का कारण, 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 इसका प्रयोग करने का कारण क्या है? अल्पसंख्यकों को यह पद्धति अल्पसंख्यकों को, यह पद्धति अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, प्रतिनिधित्व देने की, प्रतिनिधित्व देने की, प्रतिनिधित्व देने की, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मतलब ये ऐसी प्रणाली है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता है, उनको भी समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, अर्थात छोटे राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इस पद्धति में क्या मिलता है? छोटे राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इसीलिए इस पद्धति का प्रयोग हम राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो छोटे राज्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, उसे भी समान अवसर, समान प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि इसमें एकल संक्रमण, आनुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग होता है। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग, इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग, इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग थॉमस हेयर ने किया। इस पद्धति का प्रतिपादन और प्रयोग किसने किया? इस पद्धति का प्रतिपादन, इस पद्धति का प्रतिपादन, इस पद्धति का प्रतिपादन, इस पद्धति का प्रतिपादन थॉमस हेयर ने किया। किसने किया? इस पद्धति का प्रतिपादन थॉमस हेयर ने किया, हेयर ने किया। इसलिए इसे हेयर पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? हेयर पद्धति भी कहते हैं, इसलिए इसे हेयर पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस हेयर ने किया। इस पद्धति का सबसे पहला प्रयोग थॉमस हेयर ने किया, इसलिए इसे हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पद्धति कहते हैं? हेयर पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में
प्रतिनिधित्व में समानता स्थापित करने हेतु मतों का मूल्य निकाला जाता है। इस पद्धति के अंदर प्रतिनिधित्व में समानता स्थापित करने के लिए क्या निकाला जाता है? मतों का मूल्य निकालेगा। प्रत्येक राज्य के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। इस पद्धति में समानता स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्यों का मत मूल्य, प्रत्येक विधानसभा का मत मूल्य निकाला जाता है। प्रत्येक राज्य में जितने विधायक है उन विधायकों की संख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व मूल्य निकाला जाता है, ताकि समानता का सभी को समान प्रतिनिधित्व का अवसर मिले। इस पद्धति के अंतर्गत क्या है? अब राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर होता क्या क्या है, कैसे विधायक मत मूल्य निकाला जाता है, कैसे क्या निकाला जाता है, वो सारी बातें अब हम करने वाले हैं एक एक करके। तो क्या करने वाले हैं? एक एक करके करने वाले हैं, एक एक करके हम वो सारी बातें करने वाले हैं। इस पद्धति में प्रतिनिधित्व में समानता स्थापित करने हेतु इस पद्धति में प्रतिनिधित्व में समानता स्थापित करने हेतु मत मूल्य निकाला जाता है। 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 तो मत मूल्य निकाला जाता है। सभी में जो समानता स्थापित करने के लिए हम क्या निकालते हैं? मत मूल्य निकालते हैं। तो विधायक मत मूल्य, हर राज्य का, हर स्टेट का अपना विधायक मत मूल्य होगा। तो विधायक मत मूल्य निकालते हैं। तो विधायक मत मूल्य बराबर, देखो सूत्र लिखना, विधायक मत मूल्य बराबर, विधायक मत मूल्य बराबर, विधायक मत मूल्य बराबर, विधायक मत मूल्य बराबर जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या। कौन किसकी जनसंख्या? राज्य की जनसंख्या। विधायक मत मूल्य बराबर किसकी जनसंख्या? राज्य की जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? राज्य की जनसंख्या। कौन सी लेंगे? 1971 की लेंगे। कौन सी लेंगे? राज्य की जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? राज्य की जनसंख्या। किसकी जनसंख्या? राज्य की जनसंख्या। जिस स्टेट का निकालना उस राज्य की जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? 1971 की राज्य की जनसंख्या बटा, हम क्या करेंगे? विधायक मत मूल्य निकालेंगे तो उस राज्य की जनसंख्या 1971 में कितनी थी, 1971 में कितनी थी। अब आपको पता है 1971 में कितनी थी, बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अरे बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, डिवाइडेड बाय 1000, या आप मल्टीप्लाई 1000 लिखो या डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000 मतलब यहाँ पे 1000 आएंगे, तो 1000 आएंगे तो 1000 तो जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा 1। तो आप ये लिख सकते हो राज्य की जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? राज्य की जनसंख्या 1971 की राज्य की जनसंख्या, फिर विधानसभा घटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। अब राज्य की जनसंख्या, एक प्रावधान किया गया था आपके, एक प्रावधान संविधान के तहत एक प्रावधान किया गया था कि 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। कब तक माना जाएगा? 2026 तक 1971 की जनसंख्या को जब विधायक मत मूल्य निकाला जाएगा उसे आधार माना जाएगा। कब तक? 2026 तक 1971 की जनसंख्या को हम क्या मानेंगे? विधायकों का मत मूल्य निकालते समय आधार मानेंगे। अब सभी राज्यों का विधायक मत मूल्य अलग अलग है। सभी राज्यों का विधायक मत मूल्य अलग अलग आएगा क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होगी, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग होगी, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग होगी, तो सभी राज्यों का विधायक मत मूल्य अलग अलग आएगा। तो अलग अलग आएगा तो सर्वाधिक विधायक मत मूल्य यूपी में है 208, सबसे कम है सिक्किम में 7,
और राजस्थान में विधायक मत मूल्य है, राजस्थान में विधायक मत मूल्य है आपके 129 129। आपके 3 काम है। सर्वाधिक विधायक मत मूल्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधायक मत मूल्य किसका है? उत्तर प्रदेश का 208। न्यूनतम विधायक मत मूल्य किसका है? सिक्किम का। न्यूनतम विधायक मत मूल्य कितना है? सिक्किम का। कितना है? 7। और आपके राजस्थान के में कितना विधायक मत मूल्य है? 129। राजस्थान में हमारे विधायक मत मूल्य कितना है? 129। ये तो था विधायक मत मूल्य। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में समानता स्थापित करें तो विधायक मत मूल्य निकाला जाएगा 1971 की जनसंख्या बटा निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। राजस्थान के अंदर 129 है, यूपी में आपके 208 है और आपके सबसे कम है सिक्किम के अंदर 7 है। अब सांसद मत मूल्य, सांसद मत मूल्य के बारे में एक बात ध्यान रखना, विधायक मत मूल्य, विधायक मत मूल्य हर स्टेट के अंदर अलग अलग होगा पर सांसद मत मूल्य एक ही होगा। तो पूरे भारत में सांसद जो मत मूल्य है वो 708 है। कितना है? 708 है। कितना है? 708 है सांसद मत मूल्य। कौन सा मत मूल्य? सांसद मत मूल्य। हाँ भाई क्या कह रहे थे? विधायक मत मूल्य हाँ राजस्थान के अंदर 129 है और सिक्किम के अंदर सबसे कम है। नहीं, सिक्किम के अंदर सबसे कम है, सिक्किम के अलावा कोई नहीं, बिहार नहीं, सिक्किम ही है सबसे कम। कहां पे? सिक्किम के अंदर है। सांसद का मत मूल्य सभी विधायकों का मत, सभी विधायकों के मत मूल्य का योग, मत मूल्य का योग, मत मूल्यों का योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल कितना था सांसद मत मूल्य पूरे हिंदुस्तान भर के लिए? सांसद मत मूल्य 708। कोई पूछे राजस्थान का 708, कोई पूछे यूपी का 708, कोई पूछे आपके उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार का 708। पूरे भारत में सांसद मत मूल्य समान रहेगा। पूरे भारत में सांसद मत मूल्य क्या रहेगा? समान रहेगा। सभी विधायकों के मत मूल्य का योग बटा संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या करते हैं तो 708 आपको आंसर में मिलता है और यही आपका पूरे भारत में सभी स्टेट के लिए रहेगा। अब आता है एकल संक्रमण मत पद्धति के अंदर हमने विधायक मत मूल्य निकाला, सांसद मत मूल्य निकाला। इस पद्धति में एकल संक्रमण आनुपातिक मत प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान वरीयता क्रम के आधार पर दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान होगा वो मतदान में ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही वोट देने का अधिकार है, जितने सदस्य होंगे मैं सभी सदस्यों को वोट दूंगा, बट मैं जब वोट दूंगा तो मैं उनको रैंक डिवाइड करूंगा कि जैसे 6 सदस्य, एक पर्चा आया मेरे पास, इस पर्चे के ऊपर राष्ट्रपति के 6 कैंडिडेट है। कितने हैं? 1 2 3 4, सपोज 4 कैंडिडेट है। ये सारे के सारे कैंडिडेट है। क्या है? कैंडिडेट है। मुझे इनको वरीयता देनी है, मुझे इनको क्या देनी है? रैंक देनी है। मुझे जो पसंद है मैं इसको फर्स्ट नंबर दूंगा, मुझे ये पसंद है तो सेकंड नंबर, इसको मैं 4 नंबर, इसको मैं 3 नंबर। ऐसे वरीयता क्रम के मतदान वरीयता क्रम के आधार पर दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान दिया जाता है इस तरीके से आप रैंक प्रोवाइड करते हो, सभी पक्षों को चयन किया जाता है। लेकिन हम किस तरीके से चुनाव में मतदान करते हैं? मतदाता वरीयता क्रम में सभी उम्मीदवारों को मत देता है। तो इस सेट के अंदर जितने उम्मीदवार हैं, ये जितने उम्मीदवार हैं, इन सभी उम्मीदवारों को क्या दिया? मतदाता ने क्या दिया? मतदाता ने मत दिया है। क्या दिया?
मत दिया है, मत कैसे दिया है, वरीयता क्रम में दिया है। कैसे दिया है, वरीयता क्रम में दिया है, वरीयता क्रम में दिया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता के द्वारा सभी पक्षों को, सभी उम्मीदवारों को मत दिया जाता है वरीयता क्रम में। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता द्वारा सभी उम्मीदवारों को मत दिया जाता है वरीयता क्रम में। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने उम्मीदवारों को मत दिया जाता है, अरे सभी उम्मीदवारों को मत दिया जाता है मतदाता द्वारा। पर कौन से क्रम में, वरीयता क्रम में मत दिया जाता है। कौन से क्रम में मतदान किया जाता है, वरीयता क्रम में मतदान किया जाता है। रैंक के आधार पर मत दिया जाता है और सभी उम्मीदवारों को मत दिया जाता है। सभी उम्मीदवारों को क्या दिया जाता है, मत दिया जाता है। और निर्वाचित होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, अब आप कहोगे जीतेगा कैसे, निर्वाचित होने के लिए आपको क्या करना, फर्स्ट रैंक पे सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, फर्स्ट रैंक पे सबसे ज्यादा बार आदमी कौन आया, प्रथम वरीयता क्या था। अगर फर्स्ट रैंक पे 2 जने आ गए तो सेकंड रैंक पे सबसे ज्यादा कौन आया, सेकंड वरीयता क्या था, चुनाव में चयन हो जाएगा। तो मतदान कैसे हुआ, आगे आई बात समझ में। मतदान होता है, मतदाता के द्वारा सभी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, सभी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, पर वरीयता क्रम के आधार पर चयन किया जाता है। अब निर्वाचित होने के लिए निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना होगा। निर्वाचित होने के लिए अब जीतने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना होगा। उम्मीदवार को निर्धारित चुनाव कोटा कौन सा चुनाव कोटा, निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना होगा। निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना होगा। ध्यान रखना इस बार में चुनाव वाला अनुच्छेद हमेशा तो पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, इस बार में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना होगा। अभी से ध्यान रख लो, चुनाव कोटा नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में करोगे कोटा। तो निर्धारित चुनाव कोटा उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए क्या करना होगा, निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना होगा। चुनाव कोटा के लिए क्या होता है, दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक। सिंपल सी बात है, दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक, इधर एक और लगा दो प्लस एक। तो चुनाव कोटा बराबर क्या होता है, चुनाव कोटा उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुनाव कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। क्या प्राप्त करना पड़ेगा भैया, चुनाव कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ नहीं, चुनाव कोटा प्राप्त करेगा तभी तो होगा, वो निर्वाचित होगा। कैसे होगा, प्रथम वरीयता के आधार पर जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा वो जीत जाएगा। प्रथम वरीयता के आधार पर जब सिलेक्शन नहीं हो सकता तो द्वितीय वरीयता के आधार पर करेंगे, और द्वितीय वरीयता के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा तो किसके आधार पर करेंगे, तीसरी वरीयता के आधार पर करेंगे। आज तक तीसरी वरीयता के आधार पर किसी का चयन नहीं हुआ। द्वितीय वरीयता के आधार पर 1969 में वीवी गिरी का चयन हुआ था। किसका हुआ था, वीवी गिरी का चयन हुआ था। चलो आ जाओ चुनाव कोटे पे आ जाओ। चुनाव कोटा होता है दिए गए कुल वैध मतों की संख्या, चुनाव कोटे पे आ जाओ। चलो भाई देखो, दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक। दिए गए कुल वैध मतों की संख्या, बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक। दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक लगा दो साइड में। ये होता है आपको चुनाव कोटा। निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को क्या करना होगा, निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त करना होगा। कुल वैध मतों की संख्या कितनी है और उसमें निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, इसमें प्लस एक जोड़ दो, इधर प्लस एक जोड़ दो। ये चुनाव कोटा के संबंध में कई बार आपको फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, उसमें से आपको सही फॉर्मूले का चयन करना पड़ता है।
आई बात समझ में? कई बार आपको क्या करना पड़ता है, यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता तो दूसरी वरीयता की मतगणना की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं हो तो क्या होगा, दूसरी वरीयता की मतगणना की जाएगी और दूसरी वरीयता से विजयी होने वाला राष्ट्रपति कौन है, वो है वीवी गिरी। अगर किसी व्यक्ति को निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता, यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है, निर्धारित चुनाव कोटा, यदि किसी भी व्यक्ति को निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है, चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है प्रथम वरीयता में, निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है प्रथम वरीयता में, तो दूसरी वरीयता की जो मतगणना की जाएगी, तो दूसरी वरीयता की मतगणना की जाएगी। क्या की जाएगी? मतगणना की जाएगी। दूसरी वरीयता की मतगणना की जाएगी। अरे दूसरी वरीयता की मतगणना की जाएगी। दूसरी वरीयता पर जो मतगणना की जाएगी, दूसरी वरीयता से विजयी होने वाला, दूसरी वरीयता की मतगणना में, दूसरी वरीयता की मतगणना से विजयी होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है। कौन है भाई? वीवी गिरी है। कौन है? वीवी गिरी। कब? 1969 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। के समय 1969 में इंदिरा गांधी, कौन सी गांधी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 1969 में दूसरी वरीयता की मतगणना से विजयी होने वाला जो भारत का राष्ट्रपति था वो वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी दूसरी वरीयता की मतगणना में विजयी होने वाला भारत का राष्ट्रपति था। आई बात समझ? अनुच्छेद 55 हो गया क्लियर। अनुच्छेद 56 पे चले। मतगणना मैंने आपको पूरी की पूरी एक साथ अनुच्छेद 55 की एक चीज बता दी है, अगर आपको तो आपको वापस से बता दूं। अनुच्छेद 55 बता ही देते हैं। चुनाव किसका करवाना है? राष्ट्रपति का। किसका करवाना है? आपके राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का जब चुनाव करवाना होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम एकल संक्रमण आनुपातिक मत प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इससे थॉमस हेयर ने प्रतिपादित किया था। इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। सभी राज्य अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, अल्पसंख्यकों को और सभी को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए इसमें मतों का मूल्य निकाला जाता है। विधेयक मत मूल्य जब निकालते हैं, राज्य की जनसंख्या 1971 की राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइड बाय 100 निकालते हैं, तो राजस्थान में 129 है, सिक्किम में 7 जो न्यूनतम है और सबसे ज्यादा यूपी में 208 है विधायक मत मूल्य। सांसद मत मूल्य संपूर्ण राष्ट्र के अंदर 708 सांसद मत मूल्य है। सभी राज्यों के लिए समान सांसद मत मूल्य रहेगा। अब निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त करना होता है। क्या होता है? चुनाव कोटा प्राप्त करना होता है। मतदाता द्वारा सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में क्या दिया जाता है? मतदान दिया जाता है। प्रथम वरीयता से ही अभी तक सभी राष्ट्रपति जीतते हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति ऐसे थे। कौन से? एक राष्ट्रपति ऐसे थे जो द्वितीय वरीयता से जीते हैं। दूसरी वरीयता से जीतने वाले भारत के एक राष्ट्रपति ऐसा कौन था? तो एक राष्ट्रपति था आपके वीवी गिरी 1969 में इंदिरा गांधी के समय। तो अनुच्छेद 55 होता है अब आपके कंप्लीट।
अनुच्छेद 55 में एक एक बात, एक एक चीज मैंने आपको फैक्ट टू फैक्ट मैंने आपको सारी की सारी चीजें उसी तरीके से बता दी जिस तरीके से है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 कहेगा कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सबसे पहली बात है राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस तिथि को वो पद ग्रहण करता है उस तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है भैया? उस तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, परंतु राष्ट्रपति पद पर उस समय तक बना रहेगा। परंतु राष्ट्रपति पद पर उस समय तक बना रहेगा। परंतु राष्ट्रपति पद पर कब तक बना रहेगा? जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्योंकि राष्ट्रपति का पद राजा का पद है और राजा की कुर्सी कभी भी खाली नहीं होती है। जब तक उत्तराधिकारी चयनित होके नहीं आ जाएगा तब तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। परंतु राष्ट्रपति के पद पर वह तब तक बना रहेगा जब तक उसका, ध्यान से सुन लेना, मैं अभी सवाल पूछूंगा, उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वो पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता वो तब तक पद पर बना रहेगा। आई बात समझ में? अब एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा भाई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है। अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति हमेशा क्या करेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित किया और उपराष्ट्रपति को देगा। ये जो है ये आपका कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट। अब इसको क्या देना है? रेजिग्नेशन देना है। तो ये रेजिग्नेशन, रिजाइन,
ये जो रिजाइन है, ये रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसका नाम का संबोधन करते हुए? वाइस प्रेसिडेंट के नाम का संबोधन करते हुए वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति सदैव अपना त्याग करता है, उपराष्ट्रपति के नाम का संबोधन करते हुए उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति द्वारा इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राज्यसभा को तो प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति खुद होता है, इसलिए ये क्या करेगा? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा कि भैया राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र मुझे दे दिया है। क्या दे दिया? राष्ट्रपति ने मुझे अपना त्याग पत्र दे दिया है और इसकी सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी। राष्ट्रपति को एक बात बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज लाइन पे लिख देना, क्योंकि जो अगला सवाल मैं पूछूंगा वो खोटा नहीं होना चाहिए। टाट फोड़ दूंगा तुम लोगों की। क्या फोड़ दूंगा? टाट फोड़ दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे लक्ष्य को लेके आए हैं, उस लक्ष्य को पूरा करना। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से इस बात को समझना। तो सबसे बड़ी बात आती है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, अनुच्छेद 56 ये कहता है संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, कब? संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर। ये शब्द भी लिख दिया था, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का। नहीं तो आप पूछ लोगे किसका अतिक्रमण, कौन अतिक्रमण कर रहा है? तो कार्यकाल राष्ट्रपति का चल रहा है तो राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर इसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात का लिखी हुई, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 56 में लिखी है। जबकि महाभियोग प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस जो है अनुच्छेद 61 में है। तो नोट करके लिख देना, महाभियोग प्रक्रिया की प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी? जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी वो बात अनुच्छेद 61 के अंदर है। जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर, ये अनुच्छेद 56 कहती है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया चलती कैसे है, उसे चलाने का तरीका कैसा है, वो तरीका अनुच्छेद 61 में है। तो आपको अगर ये पूछे कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 55 में लिखा, ना कि 61 में लिखा है। और महाभियोग प्रक्रिया चलाने का तरीका कहाँ पे लिखा है? तो वो अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का तरीका लिखा है। एक बार इस लाइन को आप पूरा पढ़ लो, फिर मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक सवाल देने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जाएगा। पढ़ ली। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पे है? संविधान के अनुच्छेद 61 में। पढ़ लिया। तो अब देखो अगला जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। मैंने कहा राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता, हटाया जा सकता। हटाने को कहता है पदमुक्त किया जाता। अब मेरा सवाल ये है, राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति को, इस क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, इसमें बता रहा हूं, राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है।
किया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है, सॉरी, राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संविधान का अतिक्रमण करने पर, दूसरा है सिद्ध कदाचार द्वारा, दूसरा क्या है, एक मिनट देखो क्वेश्चन के अंदर कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर कौन सा दे रखा है, एक तो है आपके, एक मिनट याद करने दो मेरे को, संविधान का अतिक्रमण करने पर सिद्ध कदाचार, कार्य असमता, सिद्ध कदाचार ही है, कार्य असमता, सिद्ध कदाचार आंसर भी यही है ना, कई लोग कह रहे हैं हाँ भाई अभी बताओ उपरोक्त शब्द। राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर कर सकते हैं, सिद्ध कदाचार द्वारा कर सकते हैं, कार्य असमता पर कर सकते हैं, या ये सभी कारण हैं जिनके द्वारा हम राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकते हैं। कौन सा कारण है बताओ, उपरोक्त सभी। एग्जाम में टप्पा टेकने का सबसे मेन साधन यही है आपका, उपरोक्त सभी। तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ, ये आंसर होता है। अब आप कह रहे ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो उपरोक्त सभी क्यों नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अनुच्छेद 55 देखो, अनुच्छेद 55 कहता है, अनुच्छेद 55 कहता है, इनमें से किसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 ये कहता है संविधान का राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, क्या राष्ट्रपति द्वारा नहीं, अनुच्छेद 56, सॉरी 55 नहीं, अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, क्या संविधान का अतिक्रमण करने पर, 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 संविधान का अतिक्रमण करने पर उससे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद मुक्त किससे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ संविधान का अतिक्रमण करने पर किया जा सकता है। ना कहीं पे सिद्ध कदाचार लिखा हुआ है, ना ही कहीं पे कार्य असमता लिखी हुई है अनुच्छेद 56 में। और महाभियोग प्रक्रिया जो चलाने की प्रोसेस है वो आपके अनुच्छेद 61 के अंदर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, अनुच्छेद 61 में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, अनुच्छेद 61 में मिलेगी। आई बात समझ में। अब मैं पूछता हूं, महाभियोग प्रक्रिया का आधार, महाभियोग प्रक्रिया किस आधार पर लगाई जाती है, संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाई जाती है। तो महाभियोग प्रक्रिया का आधार, महाभियोग प्रक्रिया का आधार अनुच्छेद 55 है। महाभियोग प्रक्रिया का आधार, महाभियोग प्रक्रिया का आधार, महाभियोग प्रक्रिया का आधार, महाभियोग प्रक्रिया का आधार क्या है, महाभियोग प्रक्रिया का आधार कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 56 महाभियोग प्रक्रिया का आधार है। अनुच्छेद 56 महाभियोग प्रक्रिया का आधार है। महाभियोग अनुच्छेद 56 के आधार पर लगाया जाएगा। जबकि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख, इसका जो उल्लेख है, ये प्रक्रिया कहाँ पर उल्लेखित है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 61 के अंदर है। ये प्रक्रिया की जो संपूर्ण प्रोसेस है कहाँ पे, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंदर है। उल्लेख इसका कहाँ पे, अनुच्छेद 61 के अंदर है। 61 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है महाभियोग प्रक्रिया का। किसमें मिलता है, 61 में मिलता है। 56 हो गए आपके कंप्लीट। अगला नेक्स्ट चलूं मैं 67 चलते, ये 56 हुई है, 57 सॉरी 67 नहीं 57 आज अनुच्छेद 57, कुछ भी नहीं अनुच्छेद 57, एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 57।
पुनर्निर्वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्निर्वाचन। एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़के राष्ट्रपति बन सकता है। सीधी सी एक बात याद रखो, एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़के राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर विजयी बनकर राष्ट्रपति बन सकता है। विजयी बनकर, क्यों? चुनाव लड़ने से नहीं बनेगा, उसमें जीतने से बनेगा। विजयी बनकर राष्ट्रपति बन सकता है। सिंपल सी बात है। एक आदमी एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। इतिहास में कोई एग्जांपल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है भारत के, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने, और वो भी लगातार बने। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बने, 2 बार राष्ट्रपति बने, और 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अब तक भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। तो 57 ये कहती है कि एक आदमी एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हाँ, एक आदमी एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक आदमी एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। फिर आता है 58 में कुछ भी नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। कौन सी छोटी छोटी बातें? छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मोटी मगर छोटी छोटी बातें। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता क्या आती है? योग्यता सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये वो भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता वो ये है, वो भारत का नागरिक हो। सिटीजनशिप ऑफ इंडियन होना, सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। ही इज अ इंडियन सिटीजन, वो भारत का नागरिक हो। सीधी सी बात ये है, उसकी आयु 35 वर्ष। उसने क्या 5 से आयु पूर्ण कर लियो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, या उसने 35 वर्ष आयु पूर्ण कर ली। ये देखो, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। मैंने कहा उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, या आप ये लिख दो 35 वर्ष पूर्ण, उसकी आयु, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति में सेम है। आप लोकसभा के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए क्या आ जाएगा? राज्यसभा आ जाएगा। वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मतलब उसकी आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से ज्यादा हो, मतलब कम से कम 35 साल की आयु पूर्ण कर ली है। मतलब 35 साल तक आयु पूर्ण कर चुकी है, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, मतलब 35 साल की आयु पूर्ण कर रखी हो, तो वो क्या बन सकता है? भारत का नागरिक है, तो राष्ट्रपति बन सकता है। वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो,
ये बात ध्यान रखना, वो किस पद पर नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है कि लाभ का पद का उल्लेख आपके संविधान में मिलता है क्या? मेरा पहला सवाल है, क्या लाभ का पद का उल्लेख संविधान में मिलता है? तो मेरा एक बात मान ध्यान रखना, लाभ के पद का उल्लेख, लाभ के पद का उल्लेख कहीं पे भी संविधान नाम की किताब में नहीं लिखा हुआ है, उल्लेख संविधान में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? लाभ के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। आपको पूछे कि लाभ के पद का उल्लेख क्या संविधान में है? भैया मैंने कह दिया नहीं है तो नहीं है। लाभ के पद का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, संघ व राज्य के मंत्री का पद, राज्य के मंत्री का पद, ये लाभ के पद में शामिल नहीं है, ये लाभ के पद में शामिल नहीं है, लाभ के पद में शामिल नहीं है। अब सरकारी नौकरी होती है ना, उसे लाभ के पद में शामिल किया जाता है, ठीक है, लाभ के पद में शामिल नहीं है। लेकिन ये जो मंत्री के पद होते हैं इसे लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ और राज्य के मंत्री का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है, लाभ के पद में क्या है? शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आप उपराष्ट्रपति लिख दिए, राष्ट्रपति लिख दिए, तो राज्यपाल भी इसी श्रेणी का व्यक्ति है। कौन है? अगर कोई पूछे राज्यपाल क्या लाभ के पद का हिस्सा है? राज्यपाल का पद भी लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता। मैंने कहा ना मंत्री नहीं किया जाता, लेकिन आपके पास कोई सरकारी नौकरी है तो वो सरकारी नौकरी लाभ के पद में शामिल की जाती है, इसलिए आपको चुनाव लड़ना तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो लोकसभा राज्यसभा नहीं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर नहीं हो। क्या लाभ के पद का उल्लेख संविधान के अंदर है? तो लाभ के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब आप मुझे पूछोगे, मैंने कहा 58 में योग्यता आती है और 59 में शर्तें आती है। राष्ट्रपति के पद की शर्तें किसमें आती है? 59 में आती है। तो 59 में आती है, तो योग्यता और शर्तों में क्या अंतर है? तो योग्यता वे होती है जो राष्ट्रपति के जो चुनाव का जो फॉर्म भरते हैं ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव का फॉर्म भरते समय जो पूरा होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? फॉर्म भरते समय जिसका पूरा होना जरूरी है उसे योग्यता कहते हैं, जिसका पूरा होना जरूरी है। फॉर्म भरते समय जिसका पूरा होना जरूरी है। योग्यता का अर्थ होता है राष्ट्रपति का फॉर्म भरते समय जिसका पूरा होना जरूरी है उसे योग्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं। और चुनाव जीतने के बाद में कुर्सी पर बैठते समय जिन बातों का पूरा होना जरूरी है उसे कहते हैं शर्तें। कुर्सी चाहिए तो उसे निभाना पड़ेगा। और फॉर्म भरते समय जिन चीजों को पूरा होना जरूरी है, जिसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते, 35 से कम आयु है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो उसे कहते हैं योग्यता। तो आप एग्जाम में बैठने के लिए आपका बीएड होना जरूरी है, फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो बीएड होना जरूरी है, बीएड की डिग्री होगी वही फॉर्म भर सकता है। तो वही भरेगा जिसके पास बीएड की डिग्री है, जिसके पास रोल नंबर है। दूसरा नहीं भर सकता जो अभी पीटीईटी का एग्जाम दे रहा है, जो अभी एंट्रेंस लेगा बीएड के अंदर, वो आदमी फॉर्म नहीं भर सकता। तो जो आपके योग्यता होती है फॉर्म भरने के समय जरूरी होती है उसे योग्यता कहते हैं। और शर्तें जो पद पर बैठने के लिए जरूरी होती है पालन करना उसे कहते हैं शर्तें। शर्त होती है कंडीशन, योग्यता होती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट हमने पूरी कर ली है। अनुच्छेद 58 के अंदर क्वालिफिकेशन आ जाती है, 59 के अंदर शर्तें और वेतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शर्त और वेतन आ जाएगा। अनुच्छेद 59 इसमें शर्त भी आती है जिसे कहते हैं कंडीशंस। और मैं ये मानता हूं कि कंडीशन से ज्यादा ये अनुच्छेद फेमस है सैलरी के लिए। किसके लिए फेमस है? सैलरी के। राष्ट्रपति का वेतन क्या आता है? इसमें वेतन भी आता है। राष्ट्रपति का क्या आता है? वेतन आता है। और मेरी नजर में वेतन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, शर्तों के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वेतन के लिए प्रसिद्ध है।
आई बात समझ में? तो पहली बात तो ये, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति क्या होगा कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी सदन का मीनिंग, सदन कितने होते हैं मैंने आपको बता रखे हैं। सदन दो होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। संसद के अंग होते हैं तीन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीन अंग है, जबकि संसद के सदन है दो, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात वही, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। वो क्या किसी लाभ के पद को धारण करेगा? भैया किसी भी प्रकार का जो लाभ का पद है, राष्ट्रपति कभी भी किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। ठीक है, मैंने कहा ये कंडीशन से ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? सैलरी के लिए जाना जाता है। अनुसूची 2 में उल्लेखित, अनुसूची 2 में उल्लेखित राष्ट्रपति के वेतन व भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। अनुसूची 2 में उल्लेखित राष्ट्रपति के वेतन व भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। मतलब अनुसूची 2 में जो भी उस राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं उनके अंदर कभी भी कटौती नहीं की जाएगी। और जो वेतन मिलता है राष्ट्रपति को, जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है भैया? राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है 5 लाख पर मंथ, 5 लाख रुपए मिलती है। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है भारत के संचित निधि कोष से दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख देना राष्ट्रपति को वेतन, राष्ट्रपति को वेतन, राष्ट्रपति को वेतन, राष्ट्रपति को वेतन भारत के संचित निधि कोष से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? भारत के संचित निधि कोष से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि कोष से दिया जाएगा, कोष से दिया जाएगा, कोष से दिया जाएगा, कोष से दिया जाएगा। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की सैलरी होती है, अनुच्छेद 59 कहता है। और राष्ट्रपति को जो वेतन है वो भारत के संचित निधि कोष से दिया जाएगा। और भारत का जो संचित निधि कोष है, भारत का संचित निधि कोष संसद के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? संसद के अधीन होता है भारत का संचित निधि कोष। जबकि आकस्मिक निधि कोष है वो राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो वो आकस्मिक निधि कोष किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के अधीन होता है। आगे जब हम अनुच्छेद 266 और 267 266 267 पढ़ेंगे उसके अंदर ये बात आएगी। 59 पे हो गया, 59 की बात हो गई। तो अब हम करते हैं 60 पे है ठाट। क्या है? 60 पे है ठाट। ठाट कब मिलेगी? जब आप शपथ दोगे। कब मिलेगी? जब आप शपथ दोगे। आप ध्यान से सुन लेना, मेरी पहली बात ध्यान से सुन लो। शपथ 60 पे है ठाट।
ठाट कब मिलेगी? राष्ट्रपति वाले ठाट आपको तब मिलेंगे जब आप शपथ लोगे। कब लोगे शपथ? जब आप चयनित होके आ जाते हो, जब आप शपथ लोगे तब राष्ट्रपति वाली ठाट मिलेगी। अब एक और बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद शपथ का मोहताज है। अरे राष्ट्रपति का पद शपथ में मोहताज है। कोई भी व्यक्ति चाहे एक दिन के लिए बैठे, चाहे एक मिनट के लिए बैठे, अगर उसे राष्ट्रपति के पद पर बैठना है तो उससे पहले शपथ लेनी होगी। क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी, शपथ लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो भारत में सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल लेता है, उसके अलावा कोई भी वैसी शपथ नहीं लेता है। संविधान के रक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेने का काम करता है राष्ट्रपति। संविधान के रक्षण प्रतिरक्षण और लोक कल्याण की शपथ लेता है। संविधान के रक्षण प्रतिरक्षण संरक्षण और लोक कल्याण की शपथ राष्ट्रपति लेता है। तो 60 पे है ठाट। ठाट कब मिलेंगे? जब राष्ट्रपति शपथ लेगा। और शपथ किसकी लेगा? राष्ट्रपति जब शपथ लेगा तब राष्ट्रपति के नाम से आपको क्या मिलेंगे? ठाट मिलेंगे। तो 60 पे होंगे ठाट। तो अनुच्छेद 60, कौन सा छेद? अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन सा? 60। 60 पे क्या है? शपथ। क्या है? राष्ट्रपति के पद की क्या आती है? शपथ आती है। क्या आती है? राष्ट्रपति के पद की शपथ। कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 60 में आती है। राष्ट्रपति पद पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद की तथा कार्य निर्वहन करने वाले व्यक्ति को कार्य निर्वहन की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। या तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। तो राष्ट्रपति के पद पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद की क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी। उसके स्थान पर कार्य करने के लिए जो आया हुआ व्यक्ति है, जो कार्य निर्वहन की शपथ उसे लेनी होगी। पर क्यों लेनी होगी? क्योंकि राष्ट्रपति का पद किसका है? शपथ का मोहताज है। किसका मोहताज है? शपथ का मोहताज है। राष्ट्रपति का पद किसका मोहताज है? शपथ का मोहताज है। और राष्ट्रपति का पद शपथ का मोहताज है। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? तो मैं सीधा सवाल में, शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने वाला कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएगा? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा, या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा, वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा, वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। मैंने कहा एक दिन एक मिनट भी अगर राष्ट्रपति के पद पर रहते हो, एक दिन या एक मिनट भी राष्ट्रपति के पद पर रहते हो, तो आपको राष्ट्रपति के पद की शपथ लेनी होगी। क्योंकि राष्ट्रपति का पद शपथ का मोहताज है। शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या आपके वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। बात खत्म। ये बात तो आगे समझ में आपको शपथ का मोहताज है, समझने वाली बात तो बता दी। अब जो आगे लिखने वाली बात है, राष्ट्रपति, कौन सा पति? राष्ट्रपति की कौन सा पति? हाँ नहीं, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। सही बात है भाई। राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले प्रत्येक, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को? हर एक व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए आएगा तो वो उसे शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ का मोहताज है तो उसे राष्ट्रपति के पद की और कार्य निर्वहन करने वाले व्यक्ति को कार्य निर्वहन की, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद की, कौन सी, किसके पद की? राष्ट्रपति के पद की तथा कार्य निर्वहन करने वाले व्यक्ति को, कार्य निर्वहन करने वाले व्यक्ति को
कार्य निर्वहन की शपथ लेनी होगी। क्या होगी? शपथ लेनी होगी, कार्य निर्वहन की शपथ लेनी होगी। ये शपथ कौन दिलाएगा? कार्य निर्वहन की शपथ लेनी होगी। यह शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यह शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यार अक्सर सवाल में पूछा जाता है कौन दिलाता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। यह अक्सर सवाल में पूछा जाता है राष्ट्रपति के पद की शपथ कहाँ किसको दिलाती नहीं? राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है वो दिलाने वाला है वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अब मुझे ये बताओ शपथ में जो लेता है वो शपथ किस प्रकार की होती है? क्या पद की लेता है? क्या संविधान व विधि के परीक्षण संरक्षण या प्रतिरक्षण की लेता है? लोक कल्याण की लेता है? किस प्रकार की शपथ लेता है? तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी ऐसी शपथ लेते हैं। एक राष्ट्रपति लेता है और एक आपके लेता है राज्यपाल। भारत के अंदर भारत का संविधान काम आएगा, भारत के संविधान के हिसाब से सिर्फ 2 लोग ही वो शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान व विधि के राष्ट्रपति किस प्रकार की शपथ लेता है? राष्ट्रपति लेता है संविधान व विधि के राष्ट्रपति संविधान व विधि के परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण तथा लोक कल्याण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान व विधि के परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण व लोक कल्याण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान व विधि के परीक्षण संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा लोक कल्याण की शपथ लेता है। किसकी लेता है? परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण तथा लोक कल्याण की शपथ लेता है। लोक कल्याण की शपथ राष्ट्रपति संविधान व विधि के परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण तथा लोक कल्याण की शपथ लेता है। संविधान के परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण और लोक कल्याण की शपथ सिर्फ और सिर्फ 2 लोग लेते हैं। एक लेता है राष्ट्रपति और एक लेता है राज्यपाल। तो पूरे भारत में संविधान के विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण और लोक कल्याण की शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है या राज्यपाल लेता है। सिर्फ 2 लोगों के द्वारा ली जाती है। पूरे भारत में सिर्फ 2 लोगों के द्वारा ली जाती है। 2 लोगों के द्वारा ली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लोगों के द्वारा ली जाती है। इसलिए सीधा सवाल पूछा जाता है इनमें से संविधान और विधि के परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण और लोक कल्याण की शपथ लेता है राष्ट्रपति लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, राज्यपाल लेता है या ए और सी दोनों लेते हैं? तो ए और सी दोनों लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 60 में है थर्ड कब मिलेंगे? जब वो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा। राष्ट्रपति का पद क्या है? शपथ का मोहताज है। मैं कहता हूँ राष्ट्रपति 6 दिन के लिए बाहर गया और उप
उपराष्ट्रपति को उसके पद पर कार्य करने के लिए जब आएगा तो उससे क्या संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी, संविधान की विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण लोक कल्याण की शपथ लेनी पड़ेगी, जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठना है और कुर्सी पे बैठने के लिए उसे शपथ लेनी पड़ेगी। अब राष्ट्रपति वापस आ गया, कार्य निर्वहन की वो शपथ ली और जैसे ली बैठा, 5 दिन काम किया, 6ठे दिन राष्ट्रपति वापस आ जाता है तो उपराष्ट्रपति वापस अपने घर चला जाता है। उसका घर कहाँ पे है? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करता है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है वो, तो वापस घर पे चला गया। अब राष्ट्रपति 2-3 दिन रहकर वापस बाहर चला जाता है या बीमार हो जाता है, उसके कारण वो काम नहीं कर पाता है, तो वापस उपराष्ट्रपति जब आएगा, क्या अब की बार उसे शपथ लेनी पड़ेगी? वापस लेनी पड़ेगी शपथ, क्योंकि राष्ट्रपति का पद मोहताज है किसका? शपथ का मोहताज है। जब उसकी कुर्सी पर कोई बैठेगा, चाहे वो कार्य निर्वहन के लिए बैठा हो या किसी और काम के लिए बैठा हो, तो कार्य निर्वहन के लिए जब भी बैठेगा उसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, राष्ट्रपति पद की शपथ क्या लेनी पड़ेगी? जब उसके कार्य निर्वहन के लिए वहां पे कोई बैठेगा तो शपथ लेनी पड़ेगी, जब संविधान की प्रक्रिया के तहत आता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर संसद की प्रक्रिया के तहत आता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आता है या विधिक प्रक्रिया के तहत आता है, दो प्रक्रिया होती है। जो संविधान में लिखी हुई प्रक्रिया के तहत आएगा, तो संविधान में लिखी हुई प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति आएगा, तो उसे पद की शपथ लेनी पड़ेगी। अगर वैदिक प्रक्रिया के पद के तहत आया तो क्या शपथ लेनी पड़ेगी? जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो मोहताज है, जिसका शपथ का मोहताज है, चाहे वो संविधान के तरीके से आया हो, चाहे वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत आया हो। राष्ट्रपति के पद पर काम करने के लिए उसे राष्ट्रपति के पद पर जब काम करेगा तो उसे शपथ लेनी पड़ेगी। और अनुच्छेद क्या आपके, अगर आप जब आगे जाओगे 71 पढ़ोगे, तब आप एक पढ़ोगे 1969 के अंदर आपकी घटना हुई थी, राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम जो 1969 है, उसके तहत हिदायतुल्लाह खान आते हैं। कौन आते हैं? हिदायतुल्लाह खान आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ जब खाली हो जाते हैं, आकस्मिकता आती है, तो हिदायतुल्लाह खान आते हैं। तो हिदायतुल्लाह खान जब राष्ट्रपति के पद पर, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो क्या वो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कहता है कि भैया राष्ट्रपति के रूप में काम करना है, उसकी पावर का यूज करना है, तो मैं तो शपथ का मोहताज हूं। तुम्हें वो ठाट तब मिलेगी जब तुम साथ में आके शपथ लोगे। क्या लोगे? शपथ लोगे। तो शपथ लेना तो कंपलसरी है, भले कोई भी जाके उसके पद पर बैठे, बैठने से पहले क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। साथ में है ठाट, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। साथ के साथ आपको क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। अब मेरा एक सवाल है, यार अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो फटाफट। मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूं। अब ये सब चीज आपको पता है, तो मुझे ये बताओ, राष्ट्रपति व राज्यपाल कौन सी अनुसूची में शपथ लेते हैं? सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये है, राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल, आपने कहा राज्यपाल आपने पढ़ा है नहीं, कौन सी अनुसूची में शपथ लेते हैं? ग्रहण करते हैं। कौन सी अनुसूची में शपथ ग्रहण करते हैं? ए अनुसूची 2, बी अनुसूची 2A, सी अनुसूची 3, इनमें से कोई नहीं। कौन सी 2? हाँ भाई, अरे भाई
भाई मैंने कहा अनुच्छेद 60 में शपथ लेता है। कौन सा शपथ लेता है? अनुच्छेद 60 में शपथ होती है। 60 में ठाट है, ये अनुच्छेद है। भाई अनुसूची बोला क्या मैं? अनुसूची 2 के अंदर तो आपके वेतन का उल्लेख है कि वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, जिनका उल्लेख अनुसूची 2 में है। अनुच्छेद 59 में यह कहा जाता है जिन वेतन और भत्तों का अनुसूची 2 में उल्लेखित है उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो आप अनुसूची 2 कैसे लिखोगे? इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद के तहत लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ लेता है, 60 में उसको ठाट मिलेंगे, तो किसी भी अनुसूची में नहीं होता। मैंने कही अनुसूची लिखा क्या है आपने? जब अनुसूची है ही नहीं तो आप अनुसूची कैसे बोले भाई? अनुसूची है ही नहीं। किसी भी अनुसूची में राष्ट्रपति कोई शपथ नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद के अंदर लेता है। कौन सा अनुच्छेद में लेता है? 60वें अनुच्छेद में लेता है। अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ लेगा। ध्यान से ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी अनुसूची नहीं है। और अनुसूची जो 2 का आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो अनुसूची 2 कौन सी है? अनुसूची 2 में जो उल्लेखित वेतन भत्ते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अरे नहीं किया जाएगा, अरे नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा।